गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस हीरो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का जो पोएट्री सेक्शन है, जिसका फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है ना। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हु शुक डाउन द हैमलेट ट्री। अर्थात हैमलेट ट्री को जो है किसने हिलाया, ठीक है ना, किसने शुक किया। ऑप्शन में है ए क्रो ने, बी है कप्पू ने, सी है मैना ने और डी है पैरोट ने। तो हैमलेट ट्री को किसने हिलाया था? वो था ऑप्शन ए क्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, what fell on the poet? कवि के ऊपर क्या गिरा? तीन ऑप्शन में है ए डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ का कण गिरा, बी है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण गिरा, डस्ट ऑफ रेन, बारिश का कण गिरा, डस्ट ऑफ क्रो, कौवे का कण गिरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी डस्ट ऑफ स्नो। है ना, बर्फ का कण जो है कवि के ऊपर गिरा था। ओके, कब? जब वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था तब। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट मूड, किस मुद्रा में, किस अवस्था में वाज द पोएट अर्लियर, कवि पहले था। पहले कवि जो है किस मुद्रा में था? जब तक बर्फ का कण पोएट के शरीर पर नहीं गिरा था, उसके पहले कवि जो किस मुद्रा में था? ऑप्शन में है ए लीजेंड था, सुखद अनुभूति कर रहा था, हैप्पी खुश था, सैड दुखी था, या नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, जब तक बर्फ का कण नहीं गिरा था कभी जो है दुखी मुद्रा में था, दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। अर्थात कवि के ऊपर बर्फ के कण का गिरने का क्या प्रभाव था, क्या प्रभाव पड़ा था? जब बर्फ का कण जो है कवि के ऊपर गिर गया तो क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन में है ए चेंज हिज मूड, उसके मुद्रा को, उसके अवस्था को बदल दिया, चेंज हिज लक, उसके भाग्य को बदल दिया, चेंज हिज जॉब, उसके जॉब को बदल दिया, या चेंज हिज कलर, या उसके रंग को बदल दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा चेंज हिज मूड। क्योंकि कवि पहले दुखी था और जब बर्फ का कण गिरा तो क्या हो गया? प्रसन्नचित हो गया, तो उसके मूड में परिवर्तन हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या सुरक्षित रह गया, क्या बच गया? ठीक है, ऑप्शन में है ए क्रो, बी है ट्री, सी है स्नो और डी है सम पार्ट ऑफ डे, दिन का कुछ हिस्सा। ठीक है, चूंकि कवि जो है जब तक उस धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा नहीं था और जब तक बर्फ का कण उसके ऊपर गिरा नहीं था तब तक जो है वह दुखी था, और जो ही बर्फ का कण उसके ऊपर गिरा तो वह प्रसन्न हो गया। और कवि के अनुसार जब बर्फ का कण गिरा और जब वो खुश हुआ, उसके बाद से जो बचा हुआ दिन था वह उसके लिए बच गया, बर्बाद होने से बच गया। तो सम पार्ट ऑफ द डे जो था वह कवि के लिए बच गया। एक सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेड, कवि कहता है, ऑफ अ डे आई हैड रीड। ठीक है ना, ऑफ अ डे आई हैड रीड, वह दिन जो है आई हैड रीड, जो मैं बर्बाद किया होता। फिर इसमें जो है कभी क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूइड। रूइड शब्द का इसमें क्या मतलब है? रूइड विनाश, हेल्ड इन रिग्रेट,
पश्चाताप करना, रूढ़ शासन करना, कॉन्क्यूर्ड विजयी होना। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप करना। जो दिन जो है पश्चाताप करने वाला था, बेकार में बीतने वाला था, ठीक है ना, वही जो है इसका अर्थ है। रूट का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? इस कवि का जो है राइम स्कीम क्या है, ठीक है ना। तो राइम स्कीम ये जानने से पहले थोड़ा हम जान लें कि राइम स्कीम होता क्या है। राइम स्कीम को हम हिंदी में कहते हैं तुकांत योजना। क्या बोलते हैं? तुकांत योजना। राइम स्कीम तुकांत योजना। तुकांत योजना हम कैसे छांटते हैं, कैसे पहचानते हैं, इस बात को हम जान लें, ठीक है। देखिए, जब भी कोई पोयम हो, कोई भी मान लीजिए कि वो पोयम हमारी 4 लाइन की है, 2 लाइन की, जो भी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पंक्ति के सबसे लास्ट वाले वर्ड पर जाते हैं। यहाँ जो वर्ड होता है उस वर्ड पर जाते हैं, ठीक है। और इस वर्ड, चूंकि पहली लाइन की अंतिम वर्ड है, तो एक यह इसका हम नाम दे देते हैं ए। नई लाइन है, नया नाम दे देंगे ए। दूसरे लाइन के अंतिम वर्ड पर जाएंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन अगर सेम है तो इसका भी नाम हम ए दे देंगे। लेकिन अगर सेम नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका नाम हम बी दे देंगे। फिर तीसरे लाइन के अंतिम वर्ड पर जाएंगे और अंतिम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन ए से मैच किया तो ए नाम देंगे, बी से मैच किया तो बी नाम दे देंगे। अगर ए और बी दोनों से मैच नहीं किया तो इसका नाम हम क्या दे देंगे? सी दे देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड पर जाएंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, और प्रोनाउंसिएशन देखेंगे किस वर्ड से मैच कर रहा है। जिस वर्ड से मैच करेगा, ठीक है ना, यानी कि पहले लाइन के अंतिम वर्ड से मैच करेगा तो ए नाम देंगे, बी वाले से मैच करेगा तो बी नाम देंगे, सी वाले से मैच करेगा तो सी नाम देंगे, और किसी से मैच नहीं करेगा तो नाम हम डी दे देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग राइम स्कीम छांटते हैं। पक्का? अब चलते हैं इस पोयम पर, ठीक है ना, इस पोयम पर चलते हैं। इस पोयम में जो है 8 पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पंक्तियां हैं। और 8 पंक्तियों के अंतिम वर्ड पर चलेंगे, क्योंकि संभव नहीं है पूरी लाइन में लिख पाऊँ, ठीक है। तो मैं 8 पंक्तियों के अंतिम लाइन पर चलते हैं। पहले वाले पंक्ति के अंत में लिखा है क्रो, दूसरे वाले पंक्ति के अंत में लिखा है मी, और तीसरे वाले पंक्ति के अंत में लिखा है स्नो, और चौथे वाले पंक्ति के अंत में लिखा है ट्री। 5वें पंक्ति के अंत में लिखा गया है हार्ट, और 6वें पंक्ति के अंत में है मूड, 7वें पंक्ति के अंत में है पॉट, और 8वें पंक्ति के अंत में है रूट। ओके, अब हम क्या करेंगे? छाटेंगे इसका राइम स्कीम। तो ये पहली लाइन का अंतिम है, ये हमारा ए हो जाएगा। क्रो और मी मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है ना, इसका हम नाम दे देंगे बी। क्रो स्नो मैच कर रहा है ना, तो यह इससे मैच किया तो इसका हम नाम दे देंगे ए। अब ट्री कैसे किससे मैच कर रहा है? ए से कि बी से? बी से, इसका नाम दे देंगे हम लोग बी। ए बी क्लियर है? चलिए आगे है हार्ट किससे मैच कर रहा है? किसी से नहीं ना, नई लाइन है, ये हो जाएगा सी। मूड किसी से मैच किया? नहीं किया, ये हो जाएगा हमारा डी। पार्ट एक जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम दे देंगे हम सी से मैच कर रहा है। र्यूड एक जैसे है, इसलिए इसका हम नाम दे देंगे क्या? डी। तो अब जो है हम राइम स्कीम पहचान लेंगे। राइम स्कीम बन क्या रहा है? तो राइम स्कीम इसका बन रहा है ए बी और
सी डी सी डी, सी डी सी डी। तो अब देखेंगे यहाँ ए बी और सी डी है किसमें, बी ए सी डी, ये तो गलत है। ए बी सी डी, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए बी सी डी में ये जो है हमारा सब ये गलत है, सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। इस पंक्ति में जो है एक पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है, यानी कि अलंकार का प्रयोग किया गया है। और वो पंक्ति क्या है, एंड सेव सम पार्ट। इस पंक्ति में पहचानना है कौन सी पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं क्या, अनुप्रास अलंकार। बी है मेटाफर, हिंदी में कहते हैं क्या, रूपक अलंकार। सी है ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार। और डी है सिमिली, हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है ना। देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एलिट्रेशन, हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्योंकि आप अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते भी होंगे, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दी तभी आप पहचान पाएंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की हिंदी में परिभाषा यह होती है, जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सेम एज हियर वेयर द लेटर्स आर रिपीटेड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इन दिस लाइन यू कैन सी एस लेटर इज रिपीटेड 2 times। ठीक है ना, एस लेटर जो है 2 बार रिपीट की गई है, इस वजह से इस लाइन में जो है एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is what does dust of snow represent? Dust of snow जो है क्या प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति के जो है हीलिंग पावर को दिखाता है। ठीक है ना, तरोताजी करने वाली शक्ति को दिखाता है। पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ का कण, या कूल वेदर, ठंडा मौसम को दिखाता है, या नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। कभी जो है बर्फ के गिरने से पहले दुखी था, और जो ही बर्फ का कण कभी के ऊपर गिरा एकदम तरोताजगी, प्रसन्न हो गया। ठीक है ना, इस तरह से वो दिखाता है क्या, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। डस्ट ऑफ स्नो जो है हीलिंग पावर ऑफ नेचर को दिखाता है। सही आंसर हो जाएगा ए। Now next question. The next question is the crow and the hemlock tree symbolize. क्रो और हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़ जो है सिंबलाइज है, प्रतीक है। किस चीज के प्रतीक है। ठीक है, ए सारो के, बी हैप्पीनेस के, सी सेलिब्रेशन के, डी डेथ के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वह जो है सारो यानी दुख के प्रतीक। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पोयम जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, और यह पीडीएफ फाइल आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल द जीनियस गुरु पर उपलब्ध है। ठीक है, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, तभी तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।